हेलो चैम्प्स, आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन सेट 2 करेंगे 8th स्टैंडर्ड का। हमारे प्रैक्टिस सेट सब ख़त्म हो गए हैं, मिसलेनियस चैप्टर्स बचे हैं जो कि आखिरी है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 2, जिसमें 2 तो मल्टीपल क्वेश्चंस है। और अब प्रैक्टिस कर देंगे कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये एक आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट ही हो जाता है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड द अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, यानी MCQs है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ आंसर चूज़ करना है। लेकिन आप अक्कड़ बकड़ करके तो चूज़ नहीं करेंगे, अक्कड़ बकड़ करके हो सकता है कभी तो राइट आ जाए, लेकिन कभी रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए हमको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पहला क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज़ 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया का फॉर्मूला याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ सर्कमफ्रेंसेस फाइंड आउट करना है, हमको एरिया दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है ना। तो एरिया फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। पहले हमको दिया है सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया यहाँ से सॉल्यूशन है चैम्प्स, ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया है 1386 हम लिख लेते हैं, पाई है 22/7, आर हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1386 इंटू 7/22, रेसिप्रोकल हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6। 11 के टेबल में फिर जाएगा, इधर लिख लेते हैं पहले ताकि आपके समझ में आए। 693 आ गया है इंटू 7/11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, क्योंकि 69 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 66। 11 6 ज़ा 66, 69 में से 66 दिया तो 3 बचा, 11 3 ज़ा 63, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास 63, क्योंकि नीचे 1 बचा है उसको इग्नोर किया। 63 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 63 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 6 7 ज़ा 42 प्लस 2 44। कितना आ गया चैम्प्स, और आपको ये पता ही होगा किसका स्क्वायर रूट है ये, 441 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 44, 441, आर इज इक्वल टू 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर रूट है ना। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट हुआ है, हमको अब फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंसेस। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या है, फॉर्मूला याद होगा, चलिए रिपीट करिए। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना, याद आ गया। तो हमारे पास 2 है, पाई की वैल्यू हमको पता है, और 21 हमारा रेडियस है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 इंटू 22 इंटू 3। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 22, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा, इधर कैरी 1 हो गया, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 हो गया। तो ये आ गया 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो है 132 है सेकंड वाला, 132 है बी सेकंड। ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि स्क्वायर में सेंटीमीटर में नहीं होता है, तो ये आपका आ गया 132 सेंटीमीटर। क्या समझ में ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर में लिख दिया है, सेंटीमीटर में लिख दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर
फर्स्ट में आपका बी है, क्या है वो 132 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 4 मीटर, इफ़ इट इज़ डबल्ड हाउ मैनी टाइम्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एज़ कम्पेयर्ड विद द ओरिजिनल क्यूब। एक क्यूब है जिसकी साइड्स, क्यूब आपको याद होगा ना कैसे होता है, स्क्वायर की तरह होता है। उसकी साइड जो है, एक तरफ की साइड अगर 4 है तो चारों तरफ की साइड 4 ही आएगी, ठीक है। अगर उसको हम डबल करते हैं, 4 का डबल कितना होता है चैम्प्स, तो 8 हो जाता है, ठीक है ना। 8 होता है तो हमको अब दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलके करते हैं। तो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कितनी आएगी, पहले हमको क्या दिया है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तो हमको साइड ऑफ अ क्यूब दिया है, साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, बोलिए 4 साइड लेंथ 3 टाइम्स होती है ना, ठीक है, याद है ये। तो लेंथ कितना है इसका, 4 का क्यूब लेंगे, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये 3 टाइम्स में हुआ है तो मीटर में है तो क्यूबिक मीटर लिया। ये ओरिजिनल वाले का जो फर्स्ट वाला है, इसकी हमको क्यूब की साइड दी है, ठीक है ना, इसका आ गया आपके पास। अब देखिए साइड ऑफ द न्यू क्यूब, साइड ऑफ द न्यू क्यूब, 4 का डबल कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये इज इक्वल टू 8 आपके पास दिया है, क्योंकि 4 का डबल है उसने दिया है। अब सेम हमको फॉर्मूला तो वही लेना है ना, न्यू साइड आपके पास आ गई है 8, ये भी मीटर में, ठीक है। तो आप देखिए फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ का क्यूब, 8 का क्यूब, ठीक है, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा कितना होगा चैम्प्स, तो 84 कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 64 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 4 ज़ा 32, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, तो ये हो गया 51, 512, कितना आपके पास आ गया है 512 क्यूबिक मीटर। अब दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे उसके लिए, तो डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इजिकल टू, क्योंकि आपको डिफरेंस ही पूछा है ना दोनों में, कंपेयर टू द न्यू, दोनों में कितने टाइम्स हो रहा है, तो वॉल्यूम डिफरेंस इजिकल टू न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ठीक है। तो न्यू क्या कितना आया है 512 और ओल्ड का कितना है 64, ठीक है। इनको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 1 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, और 10 में 11 में से 10 गया तो यह आ गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ठीक है। अगेन अब इसको लेते हैं 256, इधर ले लेते हैं 256 डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर ये आ गया आपके पास 128 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको ले लेते हैं 2 8 ज़ा 16,
2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। कितना आया आपके पास? 8 टाइम्स। ये आ गया है 8 टाइम्स। तो आप कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 64 का कितना आ गया इसका आंसर? तो आपके पास जो क्वेश्चन है क्या है, ये आपका आंसर आ गया है। सॉल्यूशन में लिखना है, नंबर कौन सा है बताइए, ए बी और सी कौन सा आएगा? तो आपके पास है 8 टाइम्स यानी डी आ गया। ठीक है ना, ए ना बी ना सी, डी आ गया ये आपका। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? सेकेंड का डी, फर्स्ट का सेकेंड का डी। ठीक है ना, ये आ गया आपके समझ में। ये दोनों मल्टीपल क्वेश्चन MCQs के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब थर्ड है, प्रणाली वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 100 मीटर रनिंग रेस, शी रैन 100 मीटर डिस्टेंस 20 टाइम्स, द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड फॉर ईच अटैम्प्ट वॉज एज फॉलोज, फाइंड द मीन ऑफ द टाइम टेकन फॉर रनिंग। अब आपको मीन निकालना है, तो चलते हैं मीन की तरफ। चैम्स मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, हमें यहाँ पे अब उसके नंबर लिख लेते हैं जो कॉलम्स में। तो पहले हमको क्या दिया है, तो टाइम्स इन सेकंड दिया है, तो टाइम्स इन सेकंड, ठीक है ना, सेकंड्स में दिया है हमको। ये हो गया x1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टैली मार्क्स बनाने हैं, तो टैली मार्क्स, और कितने बार उसने अटैम्प्ट की है, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो यहाँ पे टैली मार्क्स में आएगा वही हमको लिखना है। और ये क्या होता है, एक होता है ये F1 में हो जाता है, इसको डिनोट करते हैं F1 से, और यहाँ पे आ जाएगा F1 इंटू x1। ठीक है, ये इतना हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 14। ठीक है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, लास्ट है 18। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं क्योंकि ये सेकेंड्स दिया है ना हमारे पास। 14 सेकेंड, 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 17 सेकेंड एंड 18 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमने सेकेंड्स लिख लिया। अब टैली मार्क्स करना है, तो पहले हम देख लेते हैं। 14 है हमारे पास, 14 देख लीजिए कितने हैं, तो ये 1 2 2 14 2 ही है, इसको सर्कल करते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम 2 अटैम्प्ट्स लिख देते हैं, 2 टैली मार्क्स कर लेते हैं। ठीक है, अब 15, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम पहले यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये कर लिया हमने। अब 16 नंबर कहाँ है, तो ये 1 2 3 4 5। अब इसको वापस से हम रीचेक करते हैं, ये जो करना है रीचेक होता है। 1 2 3 4 और ये 5, हम यहाँ लिख ले रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब 17, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 4 टैली मार्क्स बना लिए। अब लास्ट 17 को भी सर्कल कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 18 है और वो 1 टाइम है, तो आपका 18 ये आपने सर्कल कर लिया, 18 1 टाइम। देखिए कोई नंबर नहीं बचा है, यानी हम करेक्ट हैं अभी तक तो। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं सिग्मा, यानी इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास 20 टाइम्स दिया था वहाँ पे, ये 20 टाइम्स आ रहे हैं या नहीं, तो 8 + 2 10, 10 और 5 15, 19 और 1 20, यानी n = 20। ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, इधर तक हम अभी करेक्ट हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, F1 और x1 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है।
14 2 ज़ा 28, 15 8 ज़ा, तो 15 8 ज़ा होता है 120, ठीक है ना। 15 8 ज़ा 120, 16 5 ज़ा 16 2 ज़ा 30, 16 5 ज़ा 80, 17 4 ज़ा, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 2 ज़ा 28, 15 8 ज़ा 120, 16 5 ज़ा 80, 17 4 ज़ा 68 और 18 1 ज़ा 18, ठीक है ना। अब इनको प्लस करना है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा F1 X1, ये सिग्मा F1 X1 का प्लस यानी टोटल, n इजिकल टू 20 था और ये सिग्मा यानी प्लस। तो अब इनको प्लस करना है हमको। देखिए हमारे पास 8 8 और 80 है यूनिट प्लेस पे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 हमने लिख लिया। 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 2 2 ज़ा 2 और 2 4, 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 20, 20 प्लस 1 21, ये 1 हो गया। 2 फिर कैरी हो गया, 2 प्लस 1 3, ये कितना आ गया हमारे पास 314, ये आपके पास आ गया है सिग्मा यानी F1 X1 का टोटल, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं कर देती हूँ ताकि ये आपसे आगे पीछे ना हो जाए। फॉर्मूला क्या है मीन का, मीन इज इक्वल टू, मीन को डिनोट करते हैं x से, उसका फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा F1 X1 बाय n, कैपिटल N, ठीक है ना। अब देखिए एक लाइन छोड़ के ले लेते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। 314 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि सिग्मा F1 X1 314 था हमारा और n की जगह पे 20 लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू। अभी देखिए 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, और 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 11 में से 10 गया 1 बचा, 2 7 ज़ा 14 हो गया। अब देखिए 157 डिवाइडेड बाय 10, ये एक 10 का 0 हटाने के लिए हम इसको डेसिमल दे देंगे 15.7, तो उसको हर एवरेज कितना लग रहा है 15.7 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर, देयरफॉर द मीन of the time taken for running is 15.7 सेकेंड, ठीक है। सेम समय थर्ड क्वेश्चन है, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMN आर कॉन्ग्रेंट इन द करस्पॉन्डेंस। नंबर्स दिए हैं, EDF इज करस्पॉन्डेंस टू LMN, यानी पहला जो वर्ड है, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो करस्पॉन्डेंस है इधर के पहले अल्फ़ाबेट से। जैसे अगर ये E है, ये करस्पॉन्डेंस है L से, D जो है M से करस्पॉन्डेंस है, F जो है N से कॉन्ग्रेंट है, E जो है L से कॉन्ग्रेंट है, D जो है M से, F जो है N से कॉन्ग्रेंट है। राइट द पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड एंड कॉन्ग्रेंट एंगल्स इन द करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब देखिए मैं एक यहाँ पे एक दो बना लेती हूँ छोटे छोटे, ताकि आपको रफ में समझ में आए। ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। अब देखिए मुझे कैसे करना है, जब मुझे करस्पॉन्डेंस साइड दिए हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे E लिखती हूँ तो उसके करस्पॉन्डेंस साइड L यहाँ पे लिखना है, D यहाँ पे लिख रही हूँ तो M यहाँ पे लिखना है, और F यहाँ पे लिख रही हूँ तो N यहाँ पे लिखना है। आ गया समझ में, ठीक है। अगर इसका ये साइड है तो ये साइड है ना, और अगर इसको हम ऐसे ले लेते हैं इसको, तो इसको ये ऐसे है, और ये तो इसके साथ में ये अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉन्ग्रेंट है, और ये कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब लिखना कैसे इसको, चलिए लिखने की तरफ चलते हैं, लिखते हैं ताकि पूरे मार्क्स मिलें।
अभी हमको क्या दिया है यहाँ पे, हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए हमारे पास तो पहले तो दिया हुआ है ट्राइंगल है DEF इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LM और N की, ठीक है। अब इसमें हमको ये भी बता दिया है, ये भी लिख लीजिए जो लिखा हुआ है, EDF इज़ कॉन्ग्रेंट टू LMN, ठीक है। अब देखिए हमने जो बनाया है उसी को सीधा, पहले हमको उसने राइट द कॉन्ग्रेंट साइड्स पूछा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉन्ग्रेंट साइड्स, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट साइड्स हम लिख रहे हैं, तो साइड बताइए, साइड ED इज़ कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट की ये साइन लगानी है आपको, साइड LM, साइड ED जो है साइड LM की कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है ना। साइड DF जो है वो कॉन्ग्रेंट है साइड MN के, DF जो है MN के साइड पे है, ठीक है। और साइड FE इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड NL, साइड EF जो है वो साइड LN के कॉन्ग्रेंट है। ये साइड्स आपके समझ में आ गए होंगे ना, ठीक है ना, इजी है ना। अब आपको कॉन्ग्रेंट एंगल्स पूछा है, अगर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, समझ में भी आएगा, कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कैसे हैं, तो एंगल्स कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए 2 तरह से क्या एंगल्स लिखे जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट E लिख दीजिए या पूरा DEF लिख दीजिए। तो हम लिख रहे हैं DEF, ठीक है। तो हमने E अगर बीच में लिया है तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट वैसे लेना है। अब DEF लिया है तो इसको भी MLN लेना है, ML और N, ठीक है ना। फिर EFD, EFD is congruent to, EFD is congruent to LNM, LNM, ठीक है। फिर अभी D और E हो गया, अब F E और F हो गया, अब D बचा है। तो अगर EDF लेते हैं, EDF is congruent to LMN, LMN, ठीक है। देखिए क्या कथा किया है हम लोगों ने, एक बार E बीच में आया है, एक बार F आया है और एक बार D आया है। तो जब E आया है तो उसके साथ में L आया है, F आया है, उसके साथ में N आया है और D आया है तो M आया है, यानी हमारे तीनों एंगल्स भी हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। या आप अगर आपको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लगता है तो उसकी जगह पे ऐसे लिख दीजिए, ये E हो गया, उसके साथ में कॉन्ग्रुएंट टू L क्या है, L, ठीक है। अगर F लिख रहे हैं तो उसके साथ में क्या है, एंगल N, और अगर D लिख रहे हैं तो उसके साथ एंगल होता है M। आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है चैम्प्स, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ 2,50,000, इट डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years। आपको पता होगा कि अगर हम मशीन ख़रीदते हैं, मोटर बाइक ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। अगर आपने ख़रीदा है उसके बाद में आप उसको बेचने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपने 30,000 का ख़रीदा है वो 10,000 देगा, 15,000 देगा, 10,000 देगा, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम होती है। 1 लाख के मोबाइल की, गाड़ी की 50,000 वैल्यू आती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो उसकी वैल्यू कम हुई है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आपको एक मशीन ख़रीदी गई है जिसकी कॉस्ट है 2,50,000, उसका डेप्रिसिएशन 4% पर एनम है, यानी हर साल का उसका 4% कम हो जाता है। तो उसकी कॉस्ट हमको बताना है 3 years के बाद में।
एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई है। तो अभी देखिए हमारे पास हमने क्या फॉर्मूला लेना है, जो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वही फॉर्मूला लेना है। इस पे हमारे पास कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट क्या है, तो 2,50,000 दैट इज़ P। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। ठीक है चैम्स। अब उसमें हमको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, यानी अमाउंट फाइंड आउट करना है इसका। तो अमाउंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, मैंने यहाँ लिख दिया है P इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स, डेप्रिसिएशन प्राइस ऑफ द मशीन इज़ A। तो हम अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ टू N। ये फॉर्मूला है, अगर याद होगा तो। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये है, ये वाला फॉर्मूला है जो कि इंटरेस्ट वाला है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट। P की जगह 2,50,000 लिख दिया, 1 प्लस, अब हमको डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू कम होती है तो -4 लेना है। कितना परसेंट है, 4 है, 4/100, लेकिन यहाँ पे -4 लेना है क्योंकि वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स है 3, 2,50,000 1, ये प्लस माइनस हो गया 4/100, ये 3 लिख दिया हमने। ये क्यों माइनस हो गया, कि हर बार हम प्लस में लेते लेकिन क्यों माइनस में हुआ, क्योंकि प्लस माइनस होता है। अब हम इसको 2,50,000 हमने कैसे करते पता है ना, ये होता है 2,50,000, 100 × 100 -4 96 होता है, तो ये 96/100। एक्सप्लेनेशन में मैंने कराया है हर बार, 100 × 100 -4 96/100, नंबर ऑफ ईयर्स है 3। अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने एक बार लिख दिया है, कैसे लिखा है हमने, तो ये हो गया जो है हमारे पास 2 × 5 = 10, 0 का 0, और 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 × 8 = 16। अब मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया 48/50। फिर ये 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 2 × 2 = 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 × 5 = 10। ठीक है, और 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। ये इतना मैंने डिवाइड करने पे लिख दिया है। मैंने यहाँ पे 2,50,000 और 24/5 उसका वैल्यू क्वार्टर, उसमें पावर 3 टाइम्स है तो वो लिख लिया है। 2,50,000 × 24/25 × 24/25 × 24/25, क्योंकि 3 टाइम्स है ये। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको कट करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये देखिए हम, ये 5 है और ये 0 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, कितने 0 है, 1 2 3 4, तो हम ये लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैंने नीचे ले लिया, ये 10,000 हो गया, 4 0 24, ये 25 तो कट गया इसलिए उसको लिया नहीं, 2 बार 25, 24 × 24 × 24 डिवाइडेड बाय 25, और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर ये 0 है, ये 5 है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 1 2 और 3। ठीक है, फिर 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, और 1 और 2 0। मैंने फिर इसको नीचे ले लिया, 400 × 24 × 24 × 24। अब एक ही 25 बचा है ना, मैंने इसको 25 को नीचे ले लिया। अब फिर यहाँ पे 0 है और ये 5 है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, और ये 0। फिर 5 है, फिर ये 0 है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5,
8 में से 5 गया तो 3 बचा, ये 30 हो गया। 5 6 ज़ा 30। अब मैंने इसको लिख लिया 16 24 24 24 1 हमारा 25, ये नीचे से 25 भी कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा 16 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आ जाएगा आंसर 2,21,184। कितनी वैल्यू आ गई इन सबको मल्टीप्लाई करने पे? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years विल बी, देखिए 16 को 24 को हमारे पास इतना ही बचा है ना, 16 24 24 24, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक करके बता दूँ आपको, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 24 ज़ा 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 9 और 8 7 और ये 576। आपको यानी स्क्वायर्स याद है तो ठीक है, वरना याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28 और 2 30 और 5 4 ज़ा 20 और 23, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 4 2 8 3 1। अब ये 1384 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का टेबल आता है, 16 4 ज़ा 64, 16 2 ज़ा 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 38। ठीक है, 38 हो गया। 16 8 ज़ा 16 8 ज़ा 128 प्लस 3 131, 131 का 1 लिख लिया, ये 13 आ गया। 16 3 ज़ा 48, 48 और 13 कितना होता है चैम्प्स? 8 3 50 61 हो जाएगा ये, तो 1 यहाँ आ गया, 6 कैरी हो गया। 16 1 ज़ा 16 और 6 कितना होता है 22, ये आ गया 2,21,184। तो देखिए मेरे पास आ गया था क्वेश्चन आंसर पहले ही 2,21,184। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years विल बी ₹2,21,184। होप ये समझ में आ गया होगा। चैम्प्स 5th क्वेश्चन है, इन quadrilateral ABCD, side AB is parallel to side DC. Segment A is perpendicular on segment DC. If length AB is equal to 9 cm, AE is equal to 10 cm, and area of ABCD is 115 square centimeter, find the length of DC. ये क्वेश्चन है हमारा। हमने रफ फिगर बना दिया है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है। पैरेलल यानी जो पटरी ट्रेन ट्रैक चलता है स्ट्रेट, दैट इज़ द पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ए बी और डी सी दोनों जो है पैरेलल है, और हाइट ए ई जो है वो डी सी पे परपेंडिकुलर, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर, ए ई पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आपको एरिया भी दिया हुआ है इसका, कितना है ए बी सी डी का एरिया दिया है 115 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको ये डी सी फाइंड आउट करना है। तो इजी है, हम लोग मिलके करते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे हमको जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। वो क्या है, सॉल्यूशन ये है, और हमको गिवन है, क्या गिवन किया है उसने, क्या क्या गिव किया है। तो हमको गिवन है कि साइड ए बी is perpendicular on side DC, okay, and segment AE is perpendicular on segment DC, और हमको ये भी दिया है कि लेंथ AB is equal to 9 सेंटीमीटर और लेंथ AE is equal to 10 सेंटीमीटर।
और एरिया दिया है हमको ABCD का इजिकल टू 115 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेके हम कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या था फॉर्मूला चैम्स में, साथ बोलिए। तो हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये जो है ब्रैकेट में है, और इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बगैर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब हम जो वैल्यूज़ दिए वो पुट ऑन करते हैं। तो आपको यहाँ दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है, कितना है, तो उसकी जगह पे 115 लिख देते हैं। हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड्स कौन से दिए हैं, एक तो है AB और दूसरा है DC, है ना। ये पैरेलल साइड है, हमको तो पता नहीं है तो हम पहले उसका नाम ही लिख देते हैं। तो लेंथ AB, सम यानी प्लस लेंथ DC, और हाइट क्या है, तो हाइट स्ट्रेट जो होती है, ठीक है ना, तो वो क्या है AE। ये हमने पुट ऑन कर दिया। अब हाफ इंटू AB कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर दिया है। DC हमको नहीं पता है, तो लेंथ ऑफ DC हम ऐसे ही लिख देंगे, और AE हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, 115 ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको 2 को ये 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा इजी मेथड करते हैं। ये ब्रैकेट को ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट यहीं रह जाता है, 9 प्लस लेंथ ऑफ DC। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है इक्वल की साइन लेके 115 यहीं पे है, ये सब रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 ऊपर है, 10 1 जा 10, तो नीचे आ जाएगा 10, और 2 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। आ गया इतना समझ में। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किया है, 10 1 जा 10, 10 है ऊपर, 1 है ऊपर, तो हमने 1 कर दिया, उनको नीचे कर दिया। 10 1 जा 10 होता है, 2 नीचे है तो उसको ऊपर कर दिया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 5 और 115 है, तो ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 में से 10 गया, 1 बच गया, ये हो गया 15, 5 3 जा 15। तो आपके पास कितना आ गया, ये 23। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 23 इज इक्वल टू 9 प्लस LDC। ये देखिए लिख दिया हमने, 23 इज इक्वल टू 9 प्लस लेंथ ऑफ DC, है ना। अब लेंथ ऑफ DC हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, अब ये 23 है, ये प्लस में है, प्लस यहाँ क्या क्या हो जाएगा, अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी तरफ आता है तो माइनस हो जाता है। तो लेंथ DC कितनी आ गई आपके पास, 23 माइनस 9 होता है 14, तो कितना आ गया ये 14 सेंटीमीटर। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ DC। तो जैसे उसने हमको वर्ड्स में पूछा है ना, वैसे हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर द लेंथ DC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आ गया ये। चैप्टर 6 क्वेश्चन है, द diameter and height of the cylindrical tank is 1.75 meter and 3.2 meter respectively. How much is the capacity of tank in liter? टैंक में पानी जमा होता है, ये तो हमको पता है, और उसका एक सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर होता है उसकी तरह का टैंक है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले। मेरे हिसाब से ये है चैप्टर नंबर 16 में, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको ब्रीफ में नहीं जा रही हूँ। बस ये है कि आपको एक्सप्लेन करते हुए बता देती हूँ कि डायमीटर का सिलेंड्रिकल फॉर्म टैंक है, जिसका डायमीटर है 1.75 एंड हाइट इज़ 3.2 मीटर। तो उसमें कैपेसिटी में बताना है कि कितने लीटर पानी इसमें जमा हो सकता है। हमको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ठीक है, ये इसने ये दिया हुआ है। अब हम
इसका क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन हमको क्या है दिया है, तो सिलिंड्रिकल टैंक है, इट्स ए सिलिंड्रिकल टैंक फॉर सिलिंड्रिकल टैंक क्या क्या दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, कितना है हमारे पास 1.75 मीटर। ठीक है, तो इसको हम पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, हमको पॉइंट के साथ हम नहीं कर पाते इसको आप रेडियस में निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और ये इजी करने के लिए ईजीएस्ट मेथड के लिए होता है कि ये जो है पॉइंट को हटा दिया जाए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.75 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 100। और क्यों है ये 100, यहाँ पे लिखने का है धो, ये धो की साइन है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने 175 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 175 सेंटीमीटर। क्यों 175 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ 1.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 2 बार है, यहाँ पे 2 0 लगा दिया हमने, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, ये आ गया। कितने नंबर के बाद में डेसिमल्स है, 2 नंबर्स के बाद में, हमने 2 नंबर्स के बाद में डेसिमल लगा दिया। तो कितना आ गया, डेसिमल्स के बाद में जो ज़ीरोज़ होते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको ऐसे ही लेते हैं, 175 होते हैं सेंटीमीटर। गॉट इट। डायमीटर आ गया हमारा 175 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू, हमारे पास है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा हम अपने आसानी के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है ना, देखिए बताती हूँ क्यों करेंगे ऐसे। अब देखिए हमारे पास ये तो दे दिया, अब आपको दिया है हाइट, हाइट भी दिया है, हाइट इज इक्वल टू एच, हाइट डिनोट करते हैं एच से, तो वो कितनी है 3.2। इसको मीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर 3.2 को फिर से लिखना है आपको, 2 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं आपको नहीं बता रही हूँ कैसे किया है। ठीक है, ये हो गया 320, मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब कैपेसिटी ऑफ अ टैंक क्या दिया है, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक, फॉर्मूला लिखना है इसका, वॉल्यूम होता है इसका, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये याद रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है हम लोगों को, तो पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। हमने यहाँ पे रेडियस जो है ऐसे ही रखा था 175/2, 175/2, तो ये 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि r की वैल्यू 2 टाइम्स है। या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख लीजिए, फिर आप परेशान होंगे कैसे, ये आ गया, तो ये हो गया 175/2, ये आ गया, और h है आपके पास 320 इंटू 320, और इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 22/7 इंटू 175/2 इंटू 175/2 इंटू 320। ठीक है ना, अब देखिए इनको हम जो डिवाइड होता है उनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 और 0 का 0। ठीक है, अब देखिए 7 और 175 भी डिवाइड होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 17 में से 14 गया 3 बचा, ये 3 यहाँ आ गया तो 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपके पास, वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया है नीचे तो सब 1 1 हो गया है, इसको इग्नोर किया जाता है,
11 इंटू 125 इंटू 175 इंटू 160, ठीक है, ये आ गया। अब इन सब को हमको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको पहले ही बताया है कि जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन इसमें तो सब बड़े ही नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे 175 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 और 2 37, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, ठीक है, ये 0 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 और 1 5 15, 2 1 ज़ा 2 और 3 5 7 8 और 5 13 और ये 4। ये हो गया ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और 160 और 11 को 16 और 11 को कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 6 ज़ा 66, 11 0 ज़ा 0, 11 6 ज़ा 66, 11 1 ज़ा 11 और 6 17 हो गया। तो आपके पास क्या क्या नंबर्स आ गए हैं, तो अब ये दो लिख लेते हैं 4 3 7 5 और 17 60। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सैम्स इनको मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा नंबर आ गया है, ये है 77 00 और 000, यानी 77 लाख, ठीक है। ये इतना आ गया इसका आंसर। अब देखिए ये तो हमको क्यूबिक सेंटीमीटर में आया है ना, क्यूब सीसी लिखते थे ना हम लोग क्यूबिक, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसको जो है ऊपर जो है मीटर में था उसको हमने सेंटीमीटर में किया था। अभी हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर आया है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है और टैंक का लीटर में पानी पता करना है। तो ये सीसी आ गया। लीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर लीटर इजिकल टू ये जितना बड़ा नंबर है 77 लाख डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इधर लिखना है आपको 1 लीटर इजिकल टू 1000 सीसी। तो देखिए ये 3 0 कट गए, ये 3 0 कट गए, तो क्या बचा आपके पास 7700 लीटर, ये लीटर में, ठीक है ना। तो ये लीटर आ गया। अब आपने लिखना है देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक is 7700 liters. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16.8। ये कॉर्ड एक दिया है 16.8 का है, मैंने रफ डायग्राम बनाया है। 16.8 का एक कॉर्ड है और रेडियस है 9.1 का। अब आपको ये बताना है कि इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड कितना है, ठीक है ना। ये हमने कर चुके हैं, कौन से इसमें चैप्टर में किए हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अब देखिए इसी मैंने रफ डायग्राम बना लिया है। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं और क्या क्या गिवन है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हमको दिया है कि रेडियस इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया है आपको। अभी हम एक सपोज कर लेते हैं, ये हमने बना दिया है सेगमेंट, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ये। अब अगर आप चाहें तो बना लीजिए, उसको ऐसे लिख दीजिए लेट द सी डी ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज विद सेंटर। तो चलिए ठीक है, लिख ही लेते हैं। लेट सी डी बी द कॉर्ड of the circle with
सेंटर क्या लिया हमने उसका, तो ओ लिया, ठीक है। अब उसमें हमने एक सेगमेंट बना दिया, ड्राइंग सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड सी डी। हमने एक सी डी पे कॉर्ड भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमको ये देखिए, हमको ये पी डी लेना है। पी डी जो है हाफ है सी डी का, देयरफॉर लेंथ पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ सी डी। फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पर लिख देना क्या है मालूम है, ये लिखना है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉन। ये अगर लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, चाहे पूरे मार्क्स हमको चाहिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा हमका। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया ना मैंने क्या बताया? डरिए मत, ये इतना सारा लिखवा दिए कैसे होगा। हमने ये बताया है कि ये अगर एक सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, तो वो दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा कर देता है, ये इसलिए ये हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कितना है, हाफ सी डी आपके पास कितना है 16.8, तो 16.8। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, डेसिमल है, नंबर लगा दिया, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया 8.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी डी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट आ गया, ये लिखिए काम आता है। अब देखिए हमारे पास ये जो है ओ पी डी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और हमको दो इसके साइड पता है, ये एक और ये एक। हमने पी डी अभी फाइंड आउट किया जो है 8.4 और ओ डी है 9.1। एक साइड फाइंड आउट करना है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब ट्राइंगल है वो छोटा सा, इन ट्राइंगल ओ पी डी है ना, कौन सा है एंगल ओ पी डी इज ए 90 डिग्री। तो अब देखिए यह हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस व्हाट वी अप्लाई, हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के इससे हम अप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब इसमें क्या है, तो हाइपोटेनियस क्या है, तो लेंथ ओ डी इज़ ए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वन साइड ओ पी एंड इसका स्क्वायर प्लस अदर साइड पी डी इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया समझ में। अब ओ डी आपको नहीं पता है, उसको ऐसे ही रखेंगे। ओ डी है आपके पास 9.1, सॉरी ओ डी आपके पास 9.1 सेंटीमीटर है, और ओ पी आपको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही रखेंगे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू सेम। और पी डी है आपके पास, अभी आपने फाइंड आउट किया है 8.4, ठीक है। तो देखिए 9.1 का स्क्वायर कितना होता है, 9.1 का स्क्वायर होता है 82.81, और लेंथ ओ पी ऐसे ही रखा है हमने, हमको नहीं पता है कितना है। और 8.4 का कितना होगा बताइए, आप भी मल्टीप्लाई करिए, 8.4 का होगा 70.56। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक तरफ कर देते हैं ना, चलिए उसको लिख देते हैं ऐसे। अब ये प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा 70.56, तो 70.56 से इसको माइनस कर देते हैं 80.81 को,
कितना देखिए कैसे करेंगे। तो जो नंबर बड़ा है 80.81 और 70.56, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 11 हो गया, ये 7 हो गया, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 8 ये आ गया 12.25। तो ये आ गया 12.25। ये क्या आया है, लेंथ ऑफ OP स्क्वायर। अभी हम लोग दोनों जगह से स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 12.25 को स्क्वायर रूट में लेंगे और लेंथ OP का हटा देंगे। इधर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3.5। लेंथ OP कितना आ गया आपका, 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द डिस्टेंस of the chord from the center is 3.5 सेंटीमीटर। होप ये भी समझ में आ गया आपको, इजी था ना। मार्क्स पूरे हमको चाहिए जेम्स।